नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एडवांस आयुर्वेद के हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दोस्तों, हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर की। क्या होता है कैंसर और यदि किसी पेशेंट को है तो उन्हें किस प्रकार की सावधानी रखनी है, ट्रीटमेंट में आपको किस बात का ध्यान रखना है और किन भ्रांतियों से अक्सर आप भटक जाया करते हैं और सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाता है। ये तमाम सवालात हम इनके जवाब आज ढूंढेंगे संजीव भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में। यदि आपके भी कोई सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और किडनी को लेकर, लीवर को लेकर अभी तक हमने बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी आपके माध्यम से ली है। आज कैंसर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि बेसिकली कैंसर क्या है? देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी जो सेल्स हैं वो कुछ बॉडी में एक ऐसे सेल्स की उत्पत्ति हो जाती है जिनको मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं। तो जब भी मैलिग्नेंट सेल आपके शरीर के अंदर आता है तो अल्टीमेटली उसको बोला जाता है कि वहाँ पर आपको कैर्सिनोमा डिटेक्ट हो गया, यानी कि कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो मैलिग्नेंट सेल, पहले तो आप ये देखिए कि इसकी जो आपको इसके बेस से ही पता चल जाएगा कि कैंसर का क्या नाम है और कैंसर का क्या इलाज है। जहाँ पर सेल शब्द आ गया तो ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन है जो हमारे सेल को डेवलप कर रहा है। तो जब वो मैलिग्नेंट सेल को डेवलप ज़्यादा करना शुरू कर देता है वो सेम प्रोटीन, तो अल्टीमेटली इट कॉज कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अति सेल की वृद्धि हो जाती है। उसमें अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कैंसर। कैंसर की से आदमी की मृत्यु कैसे होती है ये मैं भी थोड़ा सा इसी के साथ ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ये है कि कैंसर हुआ तो क्यों मृत्यु हुई। कैंसर में जैसे मैंने आपको बताया सेल की डेवलपमेंट होती है, पर किंतु वो आपकी बॉडी से अलग बॉडी है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कभी घाव हो जाता है, जो आने वाले समय में होता ही है, वो घाव हो जाता है तो अल्टीमेटली वो घाव हील नहीं हो पाता क्योंकि उसकी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं घाव भरने की। पर कैंसर का सेल क्योंकि अलग बॉडी है, आपके शरीर के अंदर एक शरीर की अलग उत्पत्ति है, तो इसलिए वो उसको भर नहीं पाते तो अल्टीमेटली एक इंसान की इन्फेक्शन से मृत्यु हो जाती है। ये कैंसर का कारण और थोड़ा सा उसके बारे में इलेबोरेशन है जो मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल, कैंसर को लेकर और जितनी भी भ्रांतियां हैं, हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उनके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर कैंसर की बेसिकली क्या है कैंसर, उसके बारे में जानकारी तो हमने ली है। लेकिन जब इलाज की बात आती है तो अभी तक हमने जितना सुना है कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, इलाज का हमने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। और जब इलाज की बात आती है तो या तो कीमोथेरेपी होती है या कई बार ऐसा बोला जाता है कि कोबरा का इंजेक्शन आपको दिया जाता है। इस तरह की कुछ दवाएं हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर बड़ा मतभेद है लोगों को। देखिए, मैं शुरू से हर बीमारी के बारे में कहता रहता हूँ, एलोपैथी एक हिडन पैथी है। हिडन पैथी का मतलब यहाँ पर हर चीज़ को छुपा के रखने की प्रथा है। जैसे सपोज करो एक इंजेक्शन है कीमोथेरेपी का जो 10-12 हज़ार का है, एक इंजेक्शन वही सेम इंजेक्शन है जो 1.25 लाख का है। हर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल के ऊपर आता है कि आप जेनरिक दवाइयाँ खरीदिए, वही पत्ता 2 रुपये का है, वही पत्ता 20 रुपये का। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हिडन है। मतलब ये जनता की किस तरह मदद कर रही है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है। जैसे आपने बोला कि किसी को कोबरा का इंजेक्शन, किसी को, लोगों को अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि जो उनको मेडिकेशन दिया जा रहा है वो एक तो दिया किस चीज़ का जा रहा है, जो कि मेरा मानना है कि उनको क्लियर एटलीस्ट होना चाहिए कि अगर किसी को भी कोई भी चीज़ दी जा रही है तो उसको बताया जाना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्रोत क्या है, किस स्रोत से हमने ली है, जैसे किस पेड़ पौधे से ली है, किससे क्या ली है। तो वो चीज़ें हिडन रखी गई हैं। तो वो हिडन क्यों रखी गई हैं इसका समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसी क्या उसके अंदर कमियां हैं जिसके कारण से उसको हिडन रखा जाता है। इसी कारण से उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। जब इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके सामने ही है। मैंने पीछे कई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखा, उसके अंदर ये चल रहा था कि एक शायद डिबेट चल रही थी, उसमें वो कहते कि कीमोथेरेपी के अलावा संसार में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कीमोथेरेपी करानी चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं अभी ऐसे 20 लोगों के नाम, अभी पिछले 1 साल के अंदर जो महाराष्ट्र से भी कोई एक बड़ी जानी मानी हस्ती हैं जो कैंसर के कारण गई हैं, 2-3 ऐसे लोगों के नाम अभी अभी आए हैं। एक मद्रास की पीछे एक हस्ती थी जो वहाँ के किसी ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हुई उनकी। तो इस तरह से करके 20 नाम पिछले साल में है जो कैंसर से मृत्यु है। अगर आपकी इतनी ही ज़्यादा कीमोथेरेपी सक्सेस थी तो आप उनको क्यों नहीं बचा पाए? इसका भी कोई कारण होना चाहिए।
अब बात आती है फॉलोअप की कि एक आदमी रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहता है या रेगुलर फॉलोअप में रहता है। तो मैटर ये है कि जो ज़्यादा इतने पैसे वाले लोग हैं वो तो उनका काम ही, उनके पास में काम ही कुछ नहीं है सिवाय फॉलोअप करने के, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के। उसके बाद भी वो मृत्यु में समा जाते हैं, उनको आप नहीं बचा पाते। और फिर जब होता है तो आप कहते हैं कि इसके अंदर चलो भगवान की नियति है। तो जब हम काम भगवान नहीं करना है तो फिर हम प्रकृति से ही क्यों ना उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। कैंसर का बेसिकली एक, अगर कोई ये कहता है इसका इलाज नहीं है, तो इसका स्पष्ट बता दूं, बॉडी के अंदर कुछ प्रकार के प्रोटीन होते हैं। किसी भी सेल की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। प्रोटीन बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर, उस प्रोटीन को कंट्रोल कर लिया जाए जो कैंसर के सेल की खुराक के रूप में उसको ताकत दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैंसर का सेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने 2005 के अंदर एक ये लेख लिखा था, तो उस वक्त के अंदर क्लियर आ गया था। मैंने उसमें लिखा था कि बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सेल, किसी भी सेल की डेवलपमेंट हो रही है तो बिना प्रोटीन के नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसे प्रोटीन हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसने इसके ऊपर रिसर्च करी और उसने बताया कि हाँ यस, फोर्टिलिन और P53 ये दो प्रोटीन डिटेक्ट किए। इन दो प्रोटीन्स के कारण सेल की डेवलपमेंट हो रही है जो कैंसर के मैलिग्नेंट सेल हैं। तो वहीं से ही मैंने इसका आंसर दिया था। मैंने कहा भाई देखिए, अगर सपोज करो सेल की डेवलपमेंट हो रही है तो सेल की डेवलपमेंट किसी न किसी प्रोटीन से हो रही है। तो अगर हम उस प्रोटीन को कंट्रोल करें तो कैंसर खत्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कैंसर के उस प्रोटीन को, जिससे वो डेवलप हो रहा है सेल, उसको कंट्रोल करने में असमर्थ रहे, फिर तो समझ में आता है कि हाँ कैंसर असाध्य हो गया, वो नहीं। लेकिन अगर उस प्रोटीन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो इट शुड बी, वो 100% आपका चीज़ कंट्रोल में आएगी ही आएगी। बस यही चीज़ देखनी होती है। इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ों को खंगाला, अपने काफ़ी चीज़ें अपने अभी विज्ञान को भी पढ़ा। उसके अंदर जैसे कैंसर एंटीजेंस है। अब कैंसर एंटीजन क्या होता है, कोई भी कैंसर एंटीजन है उसकी रेंज होती है 0 से 35, 0 से 40, या कोई किसी की है 0 से 15, किसी के 0 से 3.5। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक आम व्यक्ति के शरीर में, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, या आपके शरीर में, सबके शरीर के अंदर ये सेल्स इतनी मात्रा में ये प्रोटीन रहते हैं। एंटीजन का मतलब होता है स्टिमुलेंट्स, किसी भी सेल को स्टिमुलेट करने वाले, दैट इज कॉल्ड एंटीजेंस, कैंसर एंटीजेंस। तो वो हर एक की बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो जब मौजूद रहते हैं तो उनका कोई ना कोई कार्य तो होगा, तभी कुदरत ने वो हमारे को दिए हैं। तो वो जो एंटीजेंस हैं, अगर सपोज करो वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे 0 से 35 की लिमिट है, तो 35 से अगर वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर किसी चीज़ का स्टिमुलेंट बढ़ रहा है तो उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स भी बढ़ रहा है। तो वही एनर्जी का सोर्स वो प्रोटीन है। जैसे अब आपका शरीर है, अगर आपके शरीर का मैं आज से भोजन बंद कर दूं, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूं, तो थोड़े समय में ये शरीर, इसके सेल की डिटेरियोरेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पूरे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। अंततः आप अपने शरीर को, प्राणों को त्याग कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा खत्म हो गई। जिस प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, यही चीज़ अब कैंसर के नोड्यूल के ऊपर लागू होगी। उसके नोड्यूल का मतलब गांठ, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। वो सेल के अंदर, वो सेल किस चीज़ से डेवलप हुए? वो सेल प्रोटीन से डेवलप हुए। जब आपके शरीर का प्रोटीन अगर बंद कर दिया जाए, आपका शरीर खत्म हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर कैंसर के सेल का प्रोटीन, जिस प्रोटीन से वो डेवलप हो रहा है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो कैंसर बिना किसी दिक्कत के ख़त्म हो सकता है। इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। तो इसको हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसी के ऊपर और रिसर्चेस करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ही रह जाएंगे, कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटल नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे कुछ दर्शकों के कुछ सवाल हमारे पास आए हैं जिनके जवाब मैं आपके थ्रू लेना चाहूँगी। शिल्पा जी ने ये लेटर हमें पूना से भेजा है ईमेल के थ्रू, और यहाँ पे ये लिखती हैं कि इनके डैड को लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आगे कीमोथेरेपी के लिए इन्हें बोला जा रहा है। इन्हें क्या कुछ करना चाहिए और अब क्या आयुर्वेद दवाओं के माध्यम से कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, वो हो सकता है तो केवल आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से ही हो सकता है। कैंसर में कीमो का तो देखिए कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे पास में अभी एक पेशेंट आई, शाहीन अजहर, आगरा से। उनका मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट किया था, रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हैं सिटी स्कैन की। तो उनका कैंसर जो था गाल ब्लैडर में, उनका ऑपरेशन कराया था उन्होंने, और गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के बाद में वो वहाँ से कैंसर बिल्कुल नेगेटिव हो गया था। वो सिटी स्कैन हमारे पास में पड़ा हुआ है। उसके बाद में उनके बच्चों ने उनको बोला कि आप जाइए, आप जाके कीमोथेरेपी करा लीजिए। ठीक है, अब घर के अंदर सलाह बनी कि एम्स जाते हैं और वहाँ जाके अपना इनका ट्रीटमेंट लेते हैं। वहाँ पर उसका कीमोथेरेपी कराया गया। क्या हुआ कीमोथेरेपी लेने के बाद में? कीमोथेरेपी की
जब सिटिंग ली गई, मतलब 4 उनके साइकिल चले, साइकिल 4 लेने के बाद में उसकी पूरी बॉडी में कैंसर आ गया, जिसके अंदर उसकी बोन में भी कैंसर आ गया। अभी हमने बोन स्कैन उसका कराया है। लीवर में जहां पर वो कैंसर बिल्कुल खत्म हुआ था वहां भी रिएक्टर हो गया, ओवरी के अंदर उसके कैंसर हो गया, पेट में असाइटिस हो गया, पानी भर गया, लीवर के अंदर 4 नोड्यूल और एक्स्ट्रा हो गए सेगमेंट 7 के अंदर। अब यहां पर प्रश्न आया कि जो चीज खत्म हो चुकी थी वो दोबारा फिर क्यों हो गई? एक बार अगर कैंसर खत्म हुआ तो वो दोबारा क्यों हुआ? होना नहीं चाहिए था। इसका उत्तर क्या है कि जब हमने उसको दिया मेडिसिन अपना, तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ा। इम्यून सिस्टम ने उसके जो कैंसर के सेल की डेवलपमेंट थी उनका ग्रोथ को रोक दिया। जब उसको कीमो दिया गया, उस कीमो के दौरान उसके शरीर के नॉर्मल जो सेल थे वो भी जल गए या डैमेज हो गए, जिसको आप बता रहे हैं जी। उस कीमो से कैंसर के सेल भी डैमेज हुए, प्लस साथ में नॉर्मल शरीर के सेल भी डैमेज हुए। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि वो सेल को रिपेयर करना काम है, जो भी डैमेज्ड सेल हैं उनको रिपेयर करना। अब मैडम का क्या हुआ, जिनका मैं बात कर रहा हूं, उनके शरीर में जब इम्यून सिस्टम ने उनके डैमेज्ड सेल को रिपेयर करना शुरू किया तो उसने कैंसर के सेल को भी रिपेयर कर दिया। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये आया कि जहां जहां उनके कैंसर नहीं था वहां भी भर के आ गया, प्लस जो खत्म हुआ था वो भी वापस आ गया। ये इतना बड़ा साइड इफेक्ट उनको हुआ है इस कीमोथेरेपी से। अब यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जब एक चीज 0 से 35 तक आपके शरीर के अंदर है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 0 से 35 तक तो वो हर एक के शरीर में है, तो वो तो आपके शरीर की जरूरत है। अब आप अगर उसको जलाने की या उसको कोशिश करेंगे या मारने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको हो सकता है शायद मेरी बात समझ में आए। लोग कहते हैं कि नहीं जी इसका इलाज नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई मोटापे का भी तो इलाज है। एक आदमी मोटा होता है, वो भोजन को त्याग करता है, उसका शरीर कृश हो जाता है। एक आदमी के अंदर किसी और प्रकार की समस्या है, वो उसके लिए उसका विपरीत करता है। एक आदमी गंदा होता है, वो नहाता है तो उसकी शरीर की मैल साफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो भी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर कोई भी, उसकी अगर विपरीत चिकित्सा होगी, जिस कारण से वो प्रॉब्लम है उसकी विपरीत चिकित्सा होगी, तो कोई कारण नहीं है कि वो ठीक ना हो विपरीत करने के कारण। एक सरिये को आपने यू आकार में मोड़ दिया, अगर आपको उसको सीधा करना है तो आपको दूसरी साइड उसके ऊपर जोर लगानी पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, इसके अंदर मेरा कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई लोगों के मन के अंदर ये संदेह है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन ही उसका इलाज है, तो देखो वो भी अपने आप में एक इलाज होगा। मेरा उसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष एक्सपीरियंस नहीं है, बैड ही एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों को देख के, उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपको कैंसर को ठीक करना है, किसी भी डॉक्टर को कैंसर को ठीक करना है, तो उसको इसको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी वैद्य को अगर करना है तो अल्टीमेटली उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनके प्रोटीन्स को कंट्रोल किया जाए। जबकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये कोई प्रोटीन को कंट्रोल नहीं करते, ये आपके शरीर के अंदर सेल्स को जलाते हैं। किल द सेल, यही तो उसका फार्मूला है। प्लस साथ में जब वो सेल को जला रहा है तो वो अच्छे सेल को भी जला रहा है। इम्यून सिस्टम उसको दोबारा रिपेयर करता है तो वो कैंसर के सेल भी रिपेयर कर देता है। इसलिए जितने भी लोगों ने कीमोथेरेपी कराई या इस तरह की समस्याएं उनके साथ में उत्पन्न हुई या रेडिएशन लिए गए, वो लोग जो कैंसर के मरीज थे अंत में कैंसर से ही मरे हैं। इतना कष्ट, जो अच्छे खासे चलते हुए अस्पताल में गए थे तो वापसी फिर वो आईसीयू से ही, वेंटिलेटर से ही वापसी आए हैं। ये इस तरह की कंडीशन में पाए जाते हैं लोग कि मतलब वो कीमो कराए और अल्टीमेटली उनके सेल डैमेज होते चले गए। डैमेज हो गए तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही आता है आपके सामने। दूसरा कारण, जैसे अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। अब देखिए हर गली मोहल्ले में बोर्ड लगा रखा है गवर्नमेंट ने, हर अखबार के अंदर ऐड निकल रहा है कि मोबाइल का कम प्रयोग करें, इसके रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। तो मैंने किसी से पूछा कि अगर रेडिएशन से कैंसर होता है, यानी कि रेडिएशन कैंसर का कारण है, तो रेडिएशन कैंसर की चिकित्सा कैसे हुआ? क्योंकि कैंसर होते ही साथ तो आप रेडिएशन का सहारा लेते हो, आप कहते हो इसको रेडिएशन कराओ। तो पहले आप मुझे ये क्लियर करें कि क्या रेडिएशन कैंसर की चिकित्सा है या रेडिएशन से कैंसर होता है? या फिर तो मोबाइल ज़्यादा सुनने से ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाना चाहिए। इतना रेडिएशन अगर उसके अंदर जा रहा है तो फिर तो ब्रेन ट्यूमर होना ही नहीं चाहिए। रेडिएशन से कैंसर डेवलप कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इस बात का आप मुझे बताएं। तो अभी तक मेरे को तो कोई ये बात नहीं बता पाया। अगर आप में से किसी को बताओ तो प्लीज़ फ़ोन करके बताना कि इसका अगर आपके पास में कोई कॉमन सेंस का आंसर हो, क्योंकि मेरे तो सामान्य विज्ञान से भी ऊपर ये बात जा रही है कि आप उस चीज़ को मना कर रहे हैं और उसी चीज़ को आप हाँ कर रहे हैं, उसी को आप चिकित्सा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एसिडिटी बनी है मिर्च से, तो थोड़ी और मिर्च खा लीजिए, उससे एसिडिटी शांत होगी। ये कैसे होगी? या बीपी हाई हुआ है नमक से, तो और नमक खाने से बीपी नॉर्मल होगा, वो कैसे होगा? ये तो अपनी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका एक और एक ही साधन है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो अवेयरनेस की कमी है। लोग उसके बारे में घबरा जल्दी जाते हैं और अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं होना, अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है, और अज्ञानता के कारण ही आज हमारे हिंदुस्तान में मृत्यु हो रही है। नहीं तो
आप ये देखिए कि लोग पेन किलर खाते हैं, उनकी किडनी फेल हो जाती है, पेन किलर खाते हैं, उनका लीवर फेल हो जाता है। किसी ने आज तक जाके ये पूछा कि ये पेन किलर किस चीज़ से बनी है? मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप पेन किलर 2 मिनट के अंदर या 10 मिनट में दर्द में आराम करती है, आपकी पद्धति ये कहती है, आप ही की बनाई हुई पेन किलर है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, उसको ये ठप कर देती है, आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। तो मैंने प्रश्न किया कि नशा, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं तो बेहोश हो जाता है आदमी, नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन कर दो, उसको महसूस ही नहीं होता, ना दर्द महसूस होता, ना ब्लेड महसूस होता है, हिलता भी नहीं है। तो मैंने ये कहा कि आप ये बताएं कि ये जो पेन किलर है, इस पेन किलर में अगर ये नशा है तो ये नारकोटिक्स में क्यों नहीं आता? और अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में नशा है, जैसे तंबाकू में बहुत कम मात्रा में नशा है, वो नारकोटिक्स में नहीं आता, इस तरह का बहुत कम मात्रा में नशा है, तो आप ये बताइए जब तंबाकू के ऊपर ये लिखा है कि इसके सेवन से कैंसर हो सकता है, तो पेन किलर पे ये क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर आप ये कहते हैं कि इसमें नशा है ही नहीं, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कार्य कैसे करती है? थोड़ा सा आप ये इस बारे में इलेबोरेट किए, विस्तार कीजिए। तो उनके पास में इसमें से कोई भी आंसर अभी तक मेरे पास में नहीं आया। आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि आप लोग अवेयर नहीं है। आप लोग किसी भी भेड़ चाल है हिंदुस्तान में, अगर एक चीज़ हो गई, आप पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कराने के लिए तैयार हैं। आपकी चाहे जान चली जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई ये समझ के राजी नहीं है कि आप अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर पहले रिसर्च के लिए कंसेंट फॉर्म भरा लिया जाता है कि हम आप पे रिसर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप मूर्खतापूर्ण हरकत करके वो सब पद्धतियों को अपनाते रहते हैं और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे काल का ग्रास बनते हैं। जी बिल्कुल, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने तमाम दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ज्ञान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि आयुर्वेद को लेकर, कैंसर को लेकर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। हम आगे बढ़ेंगे संजीव जी, और अगली ईमेल को कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। बीकानेर से ये ईमेल हमें उर्मिला जी ने भेजी है, जिनकी उम्र 56 वर्ष की है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर था और 2002 में ब्रेस्ट इनका रिमूव किया गया एक ऑपरेशन के तहत। अब टेस्ट के बाद फिर से ऐसा पता चल रहा है कि इनकी बॉडी में कैंसर फैल चुका है। इस समय क्या हो सकता है, ये जानना चाहती हैं। देखो, वो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था वही बात रिपीट होके दोबारा आ गई। मैं आपको यही कह रहा था कि जब तक आप उस प्रोटीन को कंट्रोल नहीं करेंगे जो आपकी कैंसर को डेवलप कर रहा है, तब तक ये कैसे संभव होगा कि आपके शरीर के अंदर से कैंसर खत्म हो जाए। एक लेडी का ब्रेस्ट रिमूव किया, आप बता रहे हो, ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद अब उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। क्यों फैला? जब ब्रेस्ट रिमूव किया गया उसके बाद उसको कीमो शीमो जो भी अपना रेडिएशन दिया गया, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इम्यून सिस्टम ने सभी सेल को रिपेयर किया, तो उसमें उसने कैंसर के सेल को भी रिपेयर कर दिया। इम्यून सिस्टम अगर इतना बाइफरकेट कर सकता होता कि ये कैंसर का सेल है, इसको रिपेयर नहीं करना, ये नॉर्मल सेल है, इसको रिपेयर करना है, तो वो कैंसर बॉडी में डेवलप ही नहीं होने देता। इस बात को ध्यान से समझिए, किल द सेल कैसे हुआ। उसका ब्रेस्ट रिमूव किया गया, ब्रेस्ट रिमूव के बाद में कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, क्योंकि कैंसर का मतलब हो गया किसी सेल की उत्पत्ति। सेल की उत्पत्ति होती है किसी भी प्रोटीन से। इसका मतलब हो गया कि उसकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन मौजूद रहा। वो ऑपरेशन से तो प्रोटीन निकलेगा नहीं, वो तो आपके ब्लड के अंदर है। वो प्रोटीन उसकी ब्लड के अंदर मौजूद रहा, उसने दोबारा से कैंसर के सेल को खुराक देनी शुरू करी, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो स्प्रेड होते होते पूरी बॉडी में फैल गया। तो अब बताइए कैंसर के ये कैसी चिकित्सा है? मेरे को तो समझ नहीं आया इसके बारे में, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप ओवर हो जाएंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, एक अति सर्वत्र वर्जति, अगर आप किसी चीज़ के विषय में ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे एंड ऑफ द डे, या किसी चीज़ के बारे में आपका ज़्यादा डिवोशन हो जाएगा, तो वो आपको हमेशा नुकसान करेगा। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त में। किसी भी चीज़ को अंधेर चाल हुई पड़ी है, कोई आदमी अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो केवल और केवल फॉलो करने के चक्कर में अल्टीमेटली वो सोचता है कि शायद दूसरा मुझसे ज़्यादा समझदार है, अपने सामान्य ज्ञान का वो प्रयोग नहीं कर रहा। जबकि उसको ये देखना चाहिए कि जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है वो तो सामान्य ज्ञान में भी नहीं बैठ रही है। एक कॉमन जो साइंस होती है, एक कॉमन सेंस जो होती है, उसके अंदर भी वो नहीं आ रही है। उनको ये अभी वो ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि रेडिएशन हम कैंसर के लिए देते हैं। तो मैडम क्यूरी 1903 में जिसने रेडिएशन की खोज की थी, वो खुद रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट करते हुए गुजरी थी। इंटरनेट पे मौजूद है, आप पढ़िए जाके। जिसने उत्पन्न किया रेडिएशन को, उसी को रेडिएशन ने उसी को मार दिया। ऐसा भस्मासुर है जी। तो भस्मासुर ही है वो, उसको तो हम यही कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, रही बात चिकित्सा पद्धति की, उसके अंदर उसको कैसे शामिल किया गया, तो देखिए मोबाइल को कह रहे हैं कि इसको मत सुनो, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। तो मेरे मानने से तो देखिए अभी भी उनकी बॉडी में वो प्रोटीन मौजूद है। अगर वो अभी भी आना चाहें तो उनको तुरंत मेरे पास में आना चाहिए, बिना समय को व्यर्थ किए, और आकर उनके वो जो भी प्रोटीन्स है, फॉर्टिलिन है,
P53 है, कैंसर एंटीजन है, कैर्सिनो एम्ब्रानिक एंटीजन है, ये सब टेस्ट कराते हैं कौन सी चीज़ उनकी बॉडी में बढ़ी हुई है, और उसके बाद मेडिकेशन शुरू करते हैं। अगर उनमें से जो भी प्रोटीन बढ़ा होगा वो प्रोटीन उसका कम होता है तो उसका कैंसर अवश्य खत्म होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो प्रोटीन खत्म नहीं होता तो उसके लिए जांच मौजूद है, नहीं है तो फिर तो अगर किसी के ऊपर भगवान की नहीं अगर निगाह दृष्टि टेढ़ी की हुई है फिर तो मैं कुछ नहीं उसमें कर सकता। किंतु साइंटिफिक और लॉजिकल इसके लिए ट्रीटमेंट यही है, इसके अलावा नहीं है। जो अगर ये बोलता है कि इसके अलावा कोई साइंटिफिक या लॉजिकल है तो फिर मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल। संजीव जी, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हो सकते हैं जो इस समय कैंसर पेशेंट होंगे या कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, और इनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो, कई बार ऐसा होता है जब हम इलाज की शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहली पद्धति, क्योंकि लोगों को वही आसानी से नज़र आती है, तो लोग उस ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो 1 या 2 कीमो ले चुके होंगे या कहीं ना कहीं रेडिएशन के लिए जा चुके होंगे, तो क्या ऐसे पेशेंट भी आयुर्वेद के द्वारा अब अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं? तुरंत करना चाहिए। देखिए, मैं सर्जरी के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं रेडिएशन और कीमो के लिए हमेशा मना करता हूं, क्योंकि सर्जरी तो हमारे आयुर्वेद का हिस्सा है। हमने ही तो सिखाई है सर्जरी सबको, किसी और से ने थोड़ा सिखाई है। ये तो हमारे इतिहास में मौजूद है कि 1853 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में 1,59,000 गांव थे जिनके अंदर 1.5 लाख कॉलेजेस थे, जिसमें से 1500 कॉलेजेस केवल सर्जरी के थे, जिन्हें पेरियार जाति के लोग चलाया करते थे, सर्जरी के कॉलेजेस थे। तो मैकुले जो अंग्रेजों का जो था, उसने मैकुले ने अपने इंग्लैंड से लोग बुलवाए और उनसे सर्जरी सीखी, और अल्टीमेटली 1890 के अंदर एक कानून बनाया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। तो जिसने उसको सिखाया सर्जरी, उन सभी गुरुकुल के ऊपर बैन कर दिया गया और उसको एलोपैथी के अंदर उसने ले लिया अपनी पैथी में लूट खसोट मचाने के लिए। तो सर्जरी के लिए मैं कभी मना नहीं करता। सर्जरी तो अनावश्यक सर्जरी के लिए मना करता हूँ। लीवर है, लीवर कितना वाइटल ऑर्गन है, आप उसको उठाकर और आप सर्जरी करते हैं, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में पैसा भी जाता है, इंसान भी जाता है। ये तो है नहीं कि कोई इंसान की जान की कीमत नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है वो बात अलग है, लेकिन है तो इंसान की जान की कीमत। दूसरा, अब यहाँ पर क्या होता है, अब एक आदमी की सर्जरी कराई गई तो उसके बाद में उसको कहा गया कि आप कीमो ले लो, तो कीमो लेना गलत है। उसको सर्जरी के तुरंत बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए जिससे उसका प्रोटीन कंट्रोल हो जाए। फिर मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन को कंट्रोल करना आवश्यक है। प्रोटीन कंट्रोल होगा तो आपकी समस्या का समाधान है। क्या प्रोटीन कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, तरह तरह के टेस्ट बने हुए। इंजीनियर्स ने इतनी मदद करी है इस चिकित्सा पद्धति में, उन्होंने इंजीनियर के बनाए हुए टेस्ट है ना, ये मशीनें सब इंजीनियर ने बनाई है, टेस्ट की मशीनें सब इंजीनियर ने बनाई है। ये इनका इतना योगदान रहा है, इन्होंने सब टेस्ट अपने हमारी बॉडी की एक एक चीज़ को चेक करके बताया। आप सब चीज़ों को चेक कराइए, बिफोर चेक कराइए, आफ्टर चेक कराइए। एक प्रोटीन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, कम होगा तो इट्स ओके, नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कम होगा तो आपका कैंसर 100% ठीक होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता उस चीज़। जी बिल्कुल संजीव जी, तो हमारे आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। दर्शक, यदि आपकी कोई भी सवाल है आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। संजीव जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।